सर मुझे ऐसा लगता है उस सेंस में जेन्युइनली हमने नीट प्रेप एज एन इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म, हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं था कि बच्चे बेचारे दुखी होके बैच छोड़ देंगे। वी कुड गिव टफ पेपर्स विदाउट गेटिंग एनी प्रेशर फ्रॉम एनीवन कि क्यों टफ पेपर दे रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट लाइक आरव हैव जॉइंड अस, जबकि वो पेस में भी जा रहा है, आकाश में भी जा रहा है, उसने एलन का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, एंड ही स्टिल जॉइंड आवर टेस्ट सीरीज बिकॉज ही वांट्स टू बी टेस्टेड। तो हम लोगों ने वो एक पैरामीटर बच्चों की प्रेपरेशन में प्रोवाइड कर दिया कि एक डिफिकल्ट पेपर होता कैसा है, एंड इट इज ओके इफ यू डोंट नो एवरीथिंग। 675 का मतलब है आरव के भी 45 नंबर, यानी 9 क्वेश्चन गलत हुआ है। अज्यूमिंग आरव कुछ भी छोड़ के तो आया नहीं होगा, सब पे टिक तो मार के आया होगा, राइट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ आरव अग्रवाल है। आरव अग्रवाल का रैंक 10 है। आरव आपका स्कोर क्या है? 675। या वाह। शर्मा सर। बहुत 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 बधाई हो बेटे, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। It's a great achievement, believe me. एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीवमेंट। 675 ऑल इंडिया रैंक 10, कैसा लग रहा है? यस सर, ऑफ कोर्स मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक मतलब हम लोग ने जब स्कोर कैलकुलेट किया था इनिशियली, मतलब जब तब तक तो कुछ डेटा था नहीं, मतलब वो तो पेपर सेंटर से निकले जो ऑनलाइन आंसर कीज वगैरह आ रही थी उससे कैलकुलेट कर रहे थे। तो मतलब थोड़ा लाइक हमेशा एम तो वही था कि भाई मतलब पिछले साल का देख के कि हाँ भाई 720 एम करके चलो तभी एम्स दिल्ली में एडमिशन मिलेगा। मतलब वो पेपर देख के आए तब तब तो लगे थे थोड़ा टफ है, मतलब 670 है तो थोड़ा लगा था कि भाई क्या रैंक आएगी। फिर रात में मेरे कोचिंग के सर का फोन आया, सो ही सेड कि भाई मतलब इतना ज्यादा स्कोर हमने अभी तक कहीं और नहीं देखा है, मतलब यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड रैंक। तो तब भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ भाई मतलब चलो अंडर 46 आ जाए, मतलब एम्स दिल्ली के लिए 46 रैंक लग 10 टॉप 10 हमने थोड़ा कम एक्सपेक्ट किया था। तो ऑफकोर्स जब आया तो बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये जो आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो आंसर की से जो स्कोर आ रहा था, वो करीब करीब उतना ही स्कोर आया? नॉट एग्जैक्टली, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट उस समय जो आंसर्स की आई थी उसमें मेरे 670 आए थे। ओके। देन जब एनटीए की प्रोविजनल आंसर की आई, देन उसमें मेरा एक क्वेश्चन और सही हुआ तो वो 675 हो गया। देन हम तब भी बायोलॉजी में दो क्वेश्चन में वी वर डाउटफुल कि भाई सही हो जाए, लाइक दे शुड चेंज द आंसर की। एक तो वही कॉर्टिसोल जो कार्डियक एक्टिविटीज वाला क्वेश्चन था, एंड एक वो गोल्जी बॉडीज वाला असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन था। सो वी वर अंडरस्टूड। एक्सपेक्टिंग कि भाई वो थोड़ा सही हो जाए, बट ओके सो नहीं हुआ तो तो यदि वो 675 दोनों सही हो जाते तो 685 हो जाते तुम्हारे। यस। आह। और निश्चित है सर 686 वाले के कम हुए होते, तो ही माइट हैव बीन रैंक वन, और दोनों क्वेश्चन इसके टेक्निकली सही हो सकते हैं, राइट। हाँ सर, क्या है कि आरव मेरे साथ एग्री करेगा कि इन सब्जेक्ट लाइक बायोलॉजी, subjective interpretation of assertion reason type of questions can be different from for different persons. यस So normally what I have seen over the years that they do not go and correct these type of things. Because you can always have a counter argument for assertion reason, whether it explains or does not explain, something like that will always be there. मतलब इवन इन लाइक नीट प्रेप के भी टेस्ट होते थे, सो ऑफ कोर्स लाइक सर काफी अलग टाइप का सेशन रीजन देते थे। तो कभी कभी तो मुझे लगता था कि भाई 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 Why, ऐसा uh, क्यों हो रहा है। तो that's that's what I am saying. आरव, अगर आपने देखा हो पेपर में, मैं आपकी इनसाइट भी लेना चाहूंगा। स्टोरी बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ पेपर के अंदर। मैं बताता हूँ, लाइक मैंने जब 11th से प्रिपरेशन स्टार्ट किया अपने कोचिंग में, सो मेरे कोचिंग में पहला टेस्ट हुआ था कुछ जुलाई वगैरह, जुलाई 2023 में। तो वो तो पहली बार है मतलब। तो उसके पहले एक साल से लाइक वी वर आई वाज फॉलोइंग कि भाई नीट की प्रिपरेशन कैसे करनी। सब यही कहते थे कि भाई बायोलॉजी पहले सॉल्व करो, वो सबको आती है तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, सो यू कैन डू द लॉट। तो पता नहीं लाइक उस दिन तो लाइक पहला टेस्ट था, तो मैंने स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, मैंने स्टार्ट कर दिया फिजिक्स से सॉल्व करना। तो मैंने दो तीन पेपर्स तक वो ट्राई किया, तो मुझे कंफर्टेबल लगे कि हाँ भाई फिजिक्स पहले कर लो, देन केमिस्ट्री कर लो, फिर बायोलॉजी आराम से करते बैठो। लाइक अगर इधर कम टाइम लगे तो बायोलॉजी आराम से करो, और इधर टाइम ज्यादा भी लगे देन ऑल्सो बायोलॉजी में ज्यादा टाइम तो नहीं लगता। तो फिर मैं 2 साल तक वही, मतलब मैं हमेशा फिजिक्स पहले किया, देन केमिस्ट्री किया, देन फिर तो मैंने भाई वो अब तो पैटर्न सेट कर लिया कि भाई नीट के दिन भी ऐसे ही करना है। हाँ, फिर नीट का जब पेपर मिला, लाइक हमें 2 बजे बोला गया कि हाँ पेपर ओपन करो।
तो मैंने ओपन किया, स्टार्ट किया। फिजिक्स का मैंने क्वेश्चन 1 पढ़ा, तो थैंकफुली वो इंटीग्रेशन वाला नहीं आया था, वो खतरनाक वाला, मतलब मेरा 48 तो लास्ट क्वेश्चन था। बट जो मेरा वो कैपेसिटर वाला क्वेश्चन था, सो मैंने वो पढ़ा, मुझे समझ नहीं आया क्या लिखा है इसमें, ऑप्शन भी समझ नहीं। फिर मैं सेकंड क्वेश्चन पे गया, सेकंड किया, थर्ड किया, ये फोर्थ रैंक किया। 10 है सर, कह रहा मुझे समझ ही नहीं आया। सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, और मतलब एग्जाम एंजाइटी था या जो भी था, तो मुझे समझ नहीं आया। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ किया, देन मैंने देखा टाइम 15 मिनट्स गॉन। मुझे लगा 3 क्वेश्चन करने में मुझे 15 मिनट लग गए हैं। हम्म। जो मुझे घर पे 6 मिनट लग 5 मिनट लगते, तो वो मेरे को इसमें लग गया। तो फिर मैंने आगे पेपर देखा था, फिजिक्स में बड़े बड़े क्वेश्चन, बड़े बड़े डायग्राम। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फिजिक्स अभी नहीं करते। फिर मैंने केमिस्ट्री सॉल्व किया, देन बायोलॉजी सॉल्व किया, फिर मैंने फिजिक्स का पेपर पूरा सॉल्व किया है। वो बहुत मैं जो एग्जैक्ट चीज पूछना चाह रहा था आरव, प्रोबेबली यू हैव आंसर्ड। मैं दोबारा एक रीइंफोर्समेंट चाह रहा हूँ उस बच्चे के लिए जो इस तरह के पेपर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। या उसने देखा, उसने हो सकता है उसने शुरुआत में बायोलॉजी देखी हो और बड़े बड़े मोटे मोटे क्वेश्चन दिखाई दिए। एग्जाम के अंदर व्हाट यू डिड वाज एन इंटरनल एडजस्टमेंट। आपने 2 साल की अपनी स्ट्रेटेजी को एग्जाम में थोड़ा सा अलग 5 मिनट में चेंज कर दिया सर, 5 मिनट में चेंज हो ये गया। जो एडेप्टेबिलिटी है, मैंने यहाँ पर बच्चों को होप लूज करके और एंजाइटी में जाते हुए कुछ इस तरह के तरीके से उनका जो एक आप ये समझ लो वहाँ एग्जामिनेशन के हॉल के अंदर जो उनका जो टेम्परामेंट है इतना खराब होते हुए देखा है कि करीब करीब पूरा पेपर खराब हो जाता है व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। तो ये जो मेंटल टफनेस है, ये हमेशा से वर्च्यू रहा है, आपने कोई इसको डेवलप किया है? क्योंकि मतलब रैंक टैंक के पीछे बेटे एक बहुत बड़ा इस पेपर में जो अभी आपने बताया, दैट इज अ वेरी वेरी बिग वर्च्यू टू हैव इन योर रेpertoire। क्या बात सही कहते हो कि नहीं? ऑफ कोर्स, मतलब वो, अब जैसे मेरा हमेशा एम रहा है कि भाई जो भी पेपर मिले, मतलब इवन इफ इट इज द इजीएस्ट पेपर एवर, और इफ इट इज द टफेस्ट पेपर, मतलब अपना बेस्ट देना है कि अब क्या मैं बात। अगर उसमें अपना वो होऊंगा कि भाई मेरे को नहीं समझ आ रहा, मैं पेपर फाड़ दूं, मैं कुछ कि भाई मेरे को नहीं हो रहा, मेरे सब सॉल्व नहीं हो रहा, भाई मेरे को नहीं करना, तो वो फिर मेरे लिए नुकसानदायक है ना। इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनी अदर वन। मतलब वो मेरा मेंटली हमेशा रहे कि भाई कोई भी पेपर हो, अपना बेस्ट करो, उसके बाद फिर देख जो होगा उससे आपको देखना है कि उस पे बेस्ट क्या है। अभी जैसे ऐसा नहीं है ना कि अब नीट तो एक एग्जाम पे रैंक डिपेंड करती है आपकी। अब मेरे लिए टफ आया था, ऐसा नहीं कि भाई मेरे सिर्फ मैं ही टफ, वो फिजिक्स पेपर सबके लिए सेम आया था, सबके लिए टफ हुआ। तो बस मेरा वही था कि भाई अभी जो नहीं आ रहा उस पर टाइम क्यों वेस्ट करना है, वाई टू टेक कि भाई मेरे को करना ही है, भाई मैं नहीं करूंगा तो फिर क्या क्या हो जाएगा, मेरा फिजिक्स इतना स्ट्रांग है तो मेरे को करना ही है, वो नहीं होना चाहिए। मतलब हाँ, वो आपका मेंटली रेडी रहना चाहिए कि कैसा भी पेपर आए मुझे अपना बेस्ट करना है, मेरा वही सर, था। आरव, ये जो डिड यू प्रैक्टिस समवॉट, जैसे फॉर एग्जांपल हमने नीट प्रेप पे कुछ ऐसे जरूर पेपर बनाए थे जिसमें हम ये कोशिश कर रहे थे कि हर तरह से इवेंचुअलिटी के लिए तैयार किया जाए। मोटे मोटे 5 5 6 6 स्टेटमेंट हम देते थे ताकि जो है ना उसमें से कितने ठीक हैं। कई बार केवल यही पूछ लेते थे ABCD ठीक नहीं कि टोटल कितने ठीक हैं, 5 में से 3 ठीक हैं, 2 ठीक हैं। तो वी ट्राइड कि सम सरप्राइज का एलिमेंट जो है खत्म कर दिया जाए और बच्चा जो है वो इस तरह से तैयार हो सके। Do you really believe that these type of questions help you in preparing for the entrance examination so that these type of surprises do not derail your selection? यस सर, ऑफ कोर्स, मतलब वो फिजिक्स में भी बीच में आई थिंक वो आते थे कि एक बड़ा पैसेज रहता था, उसमें 4 क्वेश्चन रिलेटेड आप लोग देते थे। हाँ, मतलब सेक्शन, वो भी सेक्शन बी में, मतलब जब सेक्शन बी रहता था, जब तक हाँ, पैकेज, मतलब सेक्शन बी तो हम लोग सोचते थे कि भाई कोई भी 10 कर लो, मतलब सबसे आसान वाले चुन के। अब वो 4 ही क्वेश्चन नहीं आते, तो 4 क्वेश्चन ऐसे ही आपके ऑप्शन पे से हट गए। तो ऑफ कोर्स वो एक सरप्राइज एलिमेंट था उस। तो ऑफ कोर्स अभी जैसे बायोलॉजी में भी कई कई बार असर्शन रीजन आपने दिए, या फिर वो काउंट, मुझे सबसे डिफिकल्ट वो लगता था जो कि कितने सही है। हाँ, कितने सही हैं, हाँ। वो और अगर मतलब सारे सही और सारे गलत है तो बहुत मुश्किल है। हाँ, और प्लस ये भी है कि आपको पता होना चाहिए कि सही है कि गलत। इसमें कोई हिंट नहीं है, हाँ, नहीं है। उसमें ऑप्शन ऑप्शन में 3 4 5 6 दे देगा, एक भी इधर उधर हुआ तो गलत। तो वो काफी सारे क्वेश्चन थे
एंड ऑफ कोर्स मतलब हर समय नीट प्रेप का लाइक कभी पेपर फिजिक्स टफ आ जाता था, कभी केमिस्ट्री टफ था, तो वो हाँ उससे हेल्प हुआ कि हाँ मतलब कि कभी भी वो नहीं करने की, जो टफ है उस पर टाइम स्टार्टिंग में नहीं वेस्ट करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वो तो बहुत। ऑफ कोर्स सीखा मैंने उससे। सर तो ये फिनोमिनल है। जस्ट टू बी श्योर, आरव स्टडीड एट पेस एंड इन आकाश पेस मुंबई, पेस मुंबई। मुंबई। ही वॉज इन पेस फ्रॉम क्लास 8। आकाश इसने 12th में ज्वाइन किया एंड ही डिड एक्सटेंसिव टेस्टिंग फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म। एक्सटेंसिव टेस्टिंग का हाल यह है कि हमारे दो स्ट्रीम्स चल रही होते, एक वाइटल असेंट, वाइटल भी किया, साथ में असेंट भी कर लिया, और फिर हम एक लेवल 2 टेस्ट और लेते थे रात को एक फर्दर टेस्टिंग करने के लिए, तो वो वाले टेस्ट भी लिखता था। तो 3 एडवाइस विच यू विल गिव टू अ नीट एस्पिरेंट आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू दिस पेपर, और आपने 2 साल की तैयारी की है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका रैंक 10 आया है, what would be 3 advice that you would give to NEET aspirants? ओके, सो पहला एडवाइस मेरा रहेगा कि डू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। मतलब इजी पहले कर लो, फिर थोड़ा मीडियम क्वेश्चन भी करो, डिफिकल्ट भी करो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन करो, जिससे सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन याद रही, वो इन्फॉर्मेशन क्यों एग्जिस्ट करती है वो भी आपको पता होना चाहिए, कंसेप्चुअली पता होना चाहिए। और मल्टीपल रिसोर्सेज का तो बस यही है कि मेरा कि किसी एक भी इंस्टीट्यूशन या फिर किसी एक भी प्लेटफॉर्म का अगर आप फॉलो करते हो, उसका एक सेट माइंडसेट होता है, सेट वो होता है कि भाई हम इस तरह के क्वेश्चन देंगे, तो वो आप 2-3 महीने वो कर लेते हो तो आप सेट हो जाते हो कि फिर उसके बाद आप वो फेयर नहीं रहता आपके साथ। निर्मल तो साहब इसलिए सुन रहे हो क्या बोल रहा है? एक्स्ट्रॉर्डनरी। ये कह रहा है मल्टीपल सोर्सेज में रहना चाहिए हमेशा। एंड सेकंड मेरा ये रहेगा कि नेवर मतलब हम अभी एनटीए ने कभी कहा नहीं कि हम एनसीईआरटी से पेपर देंगे। इस बार भी पेपर आया बायोलॉजी का, ऑल फैक्ट्स फ्रॉम एनसीईआरटी, मतलब फेक वाला भी एनसीईआरटी में मेंशन तो था ही। तो बट कभी कभी क्या होता है, कंसेप्चुअली चीजें समझने के लिए हमें एनसीईआरटी के बाहर का पढ़ना पड़ता है डिटेल में, कि कुछ चीजों में डिटेल में जाना पड़ता है, तभी आपको वो एनसीईआरटी भी समझ आएगी। तो कभी भी उससे डरना नहीं है कि भाई एनसीईआरटी के बाहर का तो मैं नहीं पढ़ूंगा, आई वोंट टच, कि उससे मेरा टाइम वेस्ट होगा, वो नहीं सोचना है। ट्रस्ट कि इससे मुझे कुछ फायदा ही होगा, इससे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, तो वो आप पे अप्लाई, कंसेप्चुअली अप्लाई करने में हमेशा हेल्प करेगा। और तीसरा मेरा ये रहेगा कि हर तरह के पेपर के लिए रेडी रहना है, कि अभी 24 इतना आसान पेपर आया था, तो अब मैं अगर वही करता कि हाँ भाई इस साल भी वैसे ही आएगा, मैं आसान आसान ही प्रैक्टिस करूँ, वो नहीं करना मतलब। और अब जैसे इस साल हार्ड आ गया, तो अब स्टूडेंट सोचेंगे भाई मैं फिजिक्स में एचसी वर्मा पूरा सॉल्व करना स्टार्ट कर दूं, या फिर मैं रेजनिक हाइलाइट उठा दूं, कोई भी बुक उठा दूं जो जेई वाले करते हैं, वो नहीं करना है। मतलब ट्रस्ट कि भाई मुझे कंसेप्चुअली चीजें पढ़नी है। मतलब फिजिक्स के भी जो क्वेश्चन आए थे दे वर लेंदी, एक्सेप्ट दैट वो इंटीग्रेशन फ्लूइड मैकेनिक्स वाला क्वेश्चन लेंदी था, बट नीट के कंसेप्ट से ही रिलेटेड था, वो सॉल्व हो जा रहा था। अगर आपने कंसेप्चुअली पढ़ा है और थोड़ा आप कैलकुलेशन सही कर रहे हो तो वो आराम से सॉल्व हो रहा था। बस आपका टाइम ज्यादा ले रहा था, तो उसमें मेरा जो समझना है, तो बेसिकली हर टाइप के जैसे अब अगले साल मान लो आसान आ गया, तो ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं तो हार्ड पढ़ के आया था, मेरे को आसान चीजें नहीं आ रही। हर तरह के पेपर के लिए रेडी रहना। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो है ना मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। तो आरव, हम जब भी नीट प्रेप पे बच्चों से बात करते हैं तो दो शब्द मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ कपिल सर के साथ में। एक ये कि अगर आपने किसी दिन 400 मीटर रेस में भाग लेना है तो आप 600 मीटर की तैयारी करते हैं बजाय 50 मीटर की। क्योंकि अगर आप 50 मीटर की तैयारी करके जाएंगे तो 600 मीटर पूरा नहीं होगा आपसे, 400 मीटर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने ये कहा कि कोई भी चीज जो आपको एनसीईआरटी समझने में मदद कर रही है उसके लिए यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट इट। एंड यू शुड एक्चुअली से कि भाई ये मेरे को इस कंसेप्ट को समझने में फायदा कर रही है और ये कंसेप्ट एनसीईआरटी का है और ये एग्जाम में आ सकता है। दैट शुड बी द मेंटेलिटी। और एक और चीज आरव, मतलब मेरा मानना ये है कि when you go for a testing, तो you really want yourself to be tested actually. मतलब you do not want a cakewalk type of paper that does not test you actually. और हुआ ये कि मतलब आप एक पेपर में गए और आपको सब चीजें 5 मिनट में आपने कर दी। बेहतर ये होगा कि मेरी थिंकिंग ये है कि मैं जाऊं, 10 क्वेश्चन में से मुझे 2 ना आते हो
और अगर एक आध गलत भी हो जाए तो मुझे पता चल जाए कि मेरी गलती क्या है, ताकि एग्जाम वाले दिन ये गलती ना हो। जो तुम कह रहे हो कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट माइंडसेट, different types of examiner, expose yourself to all these type of things so that you get prepared। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस। आरव, मेरा सवाल है, क्या हम नीट प्रेप के अंदर जो हमने टेस्ट दिए थे, डिड वी सक्सीड इन चैलेंजिंग यू एंड पॉइंटिंग आउट स्पेसिफिक एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट? यस सर, ऑफ कोर्स। मतलब कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे इवन इन फिजिक्स केमिस्ट्री भी आप लोग एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्ट के क्वेश्चन देते थे, तो मुझे, जैसे मैंने भी एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी थी, ऐसा आई डिड नॉट इग्नोर इट, बट मुझे कभी उस तरह से समझा नहीं था। लेकिन जब क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करके जिस जो मुझे समझा, इवन इफ आई सॉल्व इट करेक्टली, तो उससे मुझे लाइक जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको कंसेप्ट पता है बट यू डो नॉट नो कि हाँ मैं इससे सॉल्व कर लेते, बट वो जब क्वेश्चन आ जाता है आप सॉल्व कर लेते, तो उससे भी आपको स्टिल आपको नया सीखने को मिलता है। अगर इवन इफ यू सॉल्व इट करेक्टली, नॉट इट डज नॉट, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने रॉन्ग यूज किया हो उसको। बहुत बढ़िया, और बहुत शर्मा सर के ऑडियो एक्सप्लेनेशंस के बारे में क्या फीडबैक है? अच्छा। ऑडियो एक्सप्लेनेशन सर के तो मतलब हमेशा लाइक जैसे कई बार ऐसे जब मैं सॉल्व कर रहा था तो किसी भी बुक, आप कोई भी रेफरेंस बुक ले लो, तो उसमें हमेशा करेक्ट ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन रहता था। तो चार ऑप्शन में जो अगर मान लो सी सही है तो सिर्फ सी का एक्सप्लेनेशन रहता है कि वाई इज इट करेक्ट। बाकी तीन गलत क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन कभी नहीं मिलता था। वो सर इसका के ऑडियो एक्सप्लेनेशन में हमेशा रहता था कि भाई बाकी तीन गलत क्यों है, वो बहुत सही है अच्छा। वो तो दिख रहा है सामने ग्रीन कलर में, तो वो बाकी तीन क्वेश्चन रेड, तीन ऑप्शन रेड क्यों है वो एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। तो सर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट बी रिएक्टिव, है ना सर? या सिचुएशन आती है, सिचुएशन आई एग्जाम में, फिजिक्स से शुरू किया, पहला क्वेश्चन कह रहा है समझ ही नहीं आया, रैंक 10 वाली बात हो रही है सर ये, मतलब ऑर्डिनरी बच्चा नहीं कह रहा है। और बट ही वॉज एबल टू not be reactive to the navigate the situation system. and he found कि what is the best way there। ये एक बहुत बड़ी चीज मुझे मुझे खुद सीखने को मिली है इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में, कि मैं भी आगे मतलब ये बात कन्वे करना चाहूंगा बच्चों को कि यार ये देखो, मतलब इट इज नॉट आयरन क्लैड, है ना? मतलब ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, जब बहुत तेज आंधी आती है तो जो फ्लेक्सिबल पेड़ है वो बच जाएगा, जो या बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ दरख्त है वो सबसे पहले गिरेगा, मतलब कहने का ये है। तो नहीं आप सर, काफी एक्स्ट्रॉर्डनरी है। इसने मुझे कहा कि जो लोग पहले 30 मिनट में पैनिक नहीं हुए इस बार एक पेपर में, हाँ हाँ they हाँ were able to survive what was there, and in fact how people responded to the paper, किसी को भी नहीं पता था कि कट ऑफ इज गोइंग टू गो डाउन टू 528, बट हाउ पीपल रिस्पॉन्डेड टू द पेपर। यदि वो जूझ गए क्वेश्चन से, मैं तो इसे करके ही रहूंगा क्योंकि मुझे तो 700 पे ही पहुंचना है और 700 पे ही मुझे मिलेगा, तो आप फंस गए बहुत लंबे वाले, एंड यू वुड एंड अप एट 300। पर जो लोग निकल गए आगे और फिर वापस आए, उनको नंबर मिल गए वो वाले। हाँ मिल गए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, दैट बहुत इज वेरी बढ़िया। गुड सर। मुझे ऐसा लगता है उस सेंस में जेन्युइनली हमने नीट प्रेप एज एन इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म, हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं था कि बच्चे बेचारे दुखी होके बैच छोड़ देंगे, है ना? तो वी कुड गिव टफ पेपर्स विदाउट गेटिंग एनी प्रेशर फ्रॉम एनीवन कि क्यों टफ पेपर दे रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट लाइक आरव हैव जॉइंड अस, जबकि वो पेस में भी जा रहा है, आकाश में भी जा रहा है, उसने एलन का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, एंड ही स्टिल जॉइंड आवर टेस्ट सीरीज बिकॉज ही वांट्स टू बी टेस्टेड। तो हम लोगों ने वो एक पैरामीटर बच्चों की प्रेपरेशन में प्रोवाइड कर दिया कि एक डिफिकल्ट पेपर होता कैसा है, एंड इट इज ओके इफ यू डोंट नो एवरीथिंग। 675 का मतलब है आरव के भी 45 नंबर, यानी 9 क्वेश्चन गलत हुआ है। अज्यूमिंग आरव कुछ भी छोड़ के तो आया नहीं होगा, सब पे टिक तो मार के आया होगा, राइट? कभी ऐसा नहीं कि भाई मैंने एक सब्जेक्ट खत्म किया सब ओएमआर, या फिर 20 क्वेश्चंस कर लिए। हमेशा कि भाई पूरा पेपर खत्म कर लो आराम से, ओएमआर भर दो फिर आराम चेक करके। तो फिर मैं, मुझे ऐसा लगा कि मेरे काफी क्वेश्चन छूटे हैं, स्टिल मैंने वो ओएमआर पूरा भरा, फिर मैंने देखा कहाँ कहाँ पे छूटा है। सो आई रियलाइज कि भाई मेरे चार क्वेश्चन बचे हैं, दो फिजिक्स में और एक केमिस्ट्री में था शायद और एक बायोलॉजी में था। देन तो मैंने पहले केमिस्ट्री वाला किया, फिर एक फिजिक्स का क्वेश्चन किया मैंने, फिर एक फिजिक्स का बचा था, एक बायोलॉजी का। बायोलॉजी में मेरा बचा था वो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला। तो मैं सोचने पड़ गया भाई ये कहाँ से पूछा है इन लोगों ने। मुझे पता नहीं था कि एनसीईआरटी में, उस समय मेरे दिमाग में नहीं था कि वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो बट पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि कहीं तो मैंने एक क्वेश्चन किया है
इन माई कोचिंग और समवेयर एल्स, मैंने वो फिजिको केमिकल मुझे सही लगा तो मैंने मार्क कर दिया, एंड थैंकफुली वो सही भी हुआ मेरा। वो मतलब, और ये क्वेश्चन तो बल्कि मैंने लास्ट में किया, इवन आफ्टर दैट फिजिक्स क्वेश्चन। वो 5 बजे घंटी बजी है, दे स्टार्ट की स्टॉप राइटिंग, स्टॉप फिलिंग। उसमें मैंने तुरंत मार्क कर दिया कि भाई देखा जाएगा, गलत होना है तो अभी ऐसे ही पेपर है तो हो जाए। और फिर मैंने उसके पहले मैंने फिजिक्स वाला क्वेश्चन भी लाइक आधा सॉल्व, आई एलिमिनेटेड 2 ऑप्शन, फिर आधा सॉल्व किया, और मुझे जो सही लगा मैंने मार्क कर दिया, वो भी मेरा थैंकफुली सही हुआ। तो मतलब मेरा वही है कि हाँ, कोई क्वेश्चन तो मैंने लीव नहीं किया, उसके बाद मैंने 9 क्वेश्चन इन टोटल रॉन्ग हुए। और एक और चीज सर, 9 क्वेश्चन में ये जो आखिरी में 4 किए हैं, ये सारे गलत नहीं हुए हैं? कभी कह रहा है बायो का ठीक हुआ है। करेक्ट। ओनली द वन इन ये जो ओनली द वन इन केमिस्ट्री एंड ओनली वन इन फिजिक्स, जो लास्ट के 4 किए मैंने, हाँ, वो दो गलत ठीक हुए दो हैं। गलत, 2 ठीक 2 गलत। और सर वैसे भी आपने 2 चॉइस एलिमिनेट कर दी। मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए क्वेश्चन, क्या कहते हो आरफ? क्या, सॉरी आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। सपोज यू एलिमिनेट 2 choices confidently out of 4. So normally we advise students to attempt the question. Is it okay? आई बिलीव इट्स ओके। मतलब मतलब जैसे अभी नीट क्यों नहीं, अगर आप जैसे, मैं तो कह रहा हूँ अगर नॉर्मल टेस्ट दे रहे हो तब तो करना ही चाहिए, करना ही क्योंकि चाहिए। वो तो आप वैसे भी सीखने के लिए कर रहे हो। सही होगा तो Yes. आपको अच्छा लगेगा, गलत होगा तो आपको पता चलेगा कि मैं 50% कहाँ पे गलत था, क्योंकि तब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, तो आप 50% ही गलत हो सकता है, यू आर नॉट 75%। तो वो भी बेटर ही है। और नीट में भी मैं कह रहा हूँ, अगर इतना टफ पेपर है, सर आवाज आ रही है? अ, हाँ इतना अगर सर। टफ पेपर है तो मे बी अगर वो 5 मार्क्स बढ़ गए तो बहुत फायदा होगा। और वो 5 मार्क्स नहीं भी शायद आए तो शायद उतना नुकसान नहीं होगा जितना आसान पेपर में होगा। तो शर्मा सर के नेटवर्क में इशू हो गया, बट डजेंट मैटर। सो फैंटास्टिक आरव, दिस वाज वेरी गुड, वेरी हैप्पी फॉर यू। आप कंसिस्टेंटली हमारे टेस्ट में टॉप करते थे। यू हैव टॉप्ड हेयर एज वेल। गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। दिस इज अ फैंटास्टिक अचीवमेंट। जब आप दिल्ली आएंगे जरूर से मिलेगा। वी आर ओनली 2 किलोमीटर्स फ्रॉम एम्स दिल्ली, एंड आई श्योर लुक श्योर। फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन पर्सन। बेस्ट ऑफ लक अगेन। थैंक यू।